दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। संजना ने अपनी आंखें खोली। वो हॉस्पिटल के एक कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। सिस्टर, मैं यहाँ कैसे आ गई और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? आप बेहोश हो गई थी, इसलिए आपको यहाँ लाए हैं। और चिंता मत करिए, आपके हस्बैंड बाहर ही वेट कर रहे हैं। ये सुनकर संजू बेड से उठकर बाहर जाने के लिए खड़ी हुई। रुकिए मैम, आप अभी बाहर नहीं जा सकती, पर मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे। हमने उनको पहले ही कह दिया है। आपके कुछ रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं, फिर आप जा सकती हैं। कितनी देर लगेगी? बस कुछ ही मिनट, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा और वो अपना काम करने लगी। अनिरुद्ध बाहर संजना की फिक्र में इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक संजना को क्या हो गया। तभी डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर अनिरुद्ध के पास आए। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी संजू को क्या हुआ है? अनिरुद्ध से अब सब्र नहीं हो रहा था। उसे मन ही मन बहुत सारे नकारात्मक विचार आने लगे थे। उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। अरे आप शांत रहिए और इतना टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने अनिरुद्ध को ऐसे परेशान देखकर कहा। वह मेरी संजू बेहोश हो गई और आप कह रहे हैं कि मैं टेंशन ना लूँ? अनिरुद्ध गुस्से में बोला। देखिए अनिरुद्ध जी, आपकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ है, तो फिर मेरी संजू को क्या हुआ है? अनिरुद्ध की चिंता और भी बढ़ गई। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है और आप पापा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिरुद्ध को तो जैसे यह सुनकर शौक लगा था। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आया। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैंने कहा कि आप पापा बनने वाले हैं। अनिरुद्ध ने यह सुनकर एक बार अपना कान साफ किया और फिर से पूछा। एक बार फिर से कहिए, मुझे कोई वहम तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मिस्टर अनिरुद्ध, आप सच में पापा बनने वाले हैं। संजना प्रेग्नेंट है। मैं पापा, सुना आप सबने, मैं पापा बनने वाला हूँ। अनिरुद्ध ने उछलते हुए जोर से कहा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगी। सुना सौरभ तुमने, मैं पापा बनने वाला हूँ। अनिरुद्ध ने सौरभ के पास जाते हुए कहा। हाँ मेरे भाई, मैं सुना। कॉन्ग्रेचुलेसन सौरभ, अनिरुद्ध के गले लग गया। जब संजना से भी मिल ले। ये सुनते अनिरुद्ध संजना के रूम की ओर भागा। अरे संभल कर पागल कहीं का, सौरभ ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। अनिरुद्ध ने जोर से दरवाजा खोला और भागते संजना के पास आकर बैठ गया। क्या हुआ अनिरुद्ध, तुम भाग कर क्यों आए हो? अनिरुद्ध हाँफ रहा था। ये क्या अनिरुद्ध, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? ये सुनते अनिरुद्ध ने संजू को गले लगा लिया। ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? ये क्या बोल रहे हो तुम? संजना को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजू तुम प्रेग्नेंट हो? अनिरुद्ध ने संजना को अभी भी अपने सीने से लगाए रखा था। तुम सच कह रहे हो? हाँ संजू, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा। ये सुनते ही संजना भी रोने लगी। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ फेर रहा था। बस बस संजू, सी। अनिरुद्ध ने प्यार से संजना को शांत करते हुए कहा। अनिरुद्ध, ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट न्यूज़ है और ये पल मेरे लिए आज तक का सबसे खूबसूरत पल है। मेरे लिए भी। दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे को सीने से लगाए बैठे थे। दोनों की आंखें बंद और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सुकून भी था। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर दोनों जैसे होश ही खो बैठे थे। आज कई दिनों बाद ऐसी खुशी उनके लाइफ में आई थी। संजना और अनिरुद्ध की एक प्यारी सी खबर सुनकर एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने संजना को डिस्चार्ज दे दिया था। संजना और अनिरुद्ध हॉस्पिटल के कमरे से जाने वाले थे कि किंजल भागती वहाँ आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किंजल संजना और अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उनको घुमाने लगी। बस बस किंजल, अनिरुद्ध ने किंजल को रोकते हुए कहा। ओ सॉरी सॉरी संजू, पर मैं इतनी ज़्यादा खुशी को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। किंजल हंसते हुए बोले और संजना के गले लग गई। मैं आज तुम दोनों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हंसते हंसते किंजल रो पड़ी। अरे पगली, रो क्यों रही है? संजना ने उसके आंसू पोंछे। नहीं कुछ नहीं, चलो अब हमें घर भी तो जाना है। अनिरुद्ध ने दोनों बहनों को याद दिलाते हुए कहा। यह सुनकर दोनों बहनें अलग हुई। किंजल ने संजना का हाथ पकड़ लिया। चलो किंजल ने कहा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। अनिरुद्ध तो उन्हें जाता हुआ देखता ही रह गया। कमाल है, बहन के आते ही पति को भूल गई। अनिरुद्ध मुंह बिगाड़ते हुए बोला और फिर उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगा। करण भी संजना और अनिरुद्ध के लिए बहुत खुश था। करण ने भी दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ दी। वो भी उनकी खुशी में शामिल होकर उनके साथ घर जाना चाहता था, पर उसे अब भी डिस्चार्ज नहीं मिला था, तो वो चाह कर भी नहीं जा सका।
इस वक्त करण अकेला था। वो खुश तो था पर सिर्फ अनिरुद्ध और संजना के लिए, उसके खुद के लिए तो वो बहुत दुखी था। करण जो भी हुआ था उसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। उसे लग रहा था कि मोनाली से बड़ा क्राइम उससे हुआ है। उसने ही अपने दोस्तों पर भरोसा किया था, नहीं किया था, ना ही उसकी कभी बात सुनी। ऊपर से बदले की आग में उसने अनिरुद्ध के साथ क्या कुछ नहीं किया, यह सब उसे खाए जा रहा था। उसकी गिल्ट ने उसे तोड़ी जा रही थी। इसी वजह से करण ने मोनाली पर केस नहीं किया। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी जो कनाडा ही रहते थे। करण जब भी मुसीबत में होता था उसके पापा उसके साथ होते थे। उसके पापा बचपन से ही उसके बेस्ट फ्रेंड थे। वो हमेशा हर बात में करण की साइड लेते थे। करण के बिना कुछ सोचे अपने पापा को कॉल लगाया। इस तरफ संजना, अनिरुद्ध, किंजल और सौरभ ओबराय मेंशन पहुंचे। जैसे दरवाज़ा खुला संजना पर फूलों की बरसात हुई। अनुराधा जी, अखिल जी, दादी, मनीष चाचू, वैशाली चाची सब वहीं पर थी। अनुराधा जी आरती की थाली लेकर दरवाजे के पास आई और फिर संजना और अनिरुद्ध की आरती उतारी। आरती के बाद दोनों ने सब बड़े के पैर छुए और सब ने दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ और भर भर के आशीर्वाद दिए। अनुराधा जी ने सबको अपने हाथों से मिठाई खिलाई। सौरभ ने बढ़िया सा गाना ऑन किया और गाने की धुन पर सब खुशी से नाच रहे थे। वैशाली मुंह बिगाड़े हुए वहीं खड़ी खड़ी देख रही थी। संजना बीच में खड़ी होकर ताली बजा रही थी। वैशाली को सोचते हुए उन सब के बीच जाकर नाचने लगी। वो जानबूझकर संजना जहाँ खड़ी थी उसके पीछे आई और नाचते हुए जानबूझकर उसके साथ टकराई। संजना को पीछे से धक्का लगने की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया। आर यू ओके? हाँ अनिरुद्ध, स्टॉप। अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाया। सुनते ही सब वहीं रुक गए। सौरभ ने तुरंत गाना बंद कर दिया। क्या हुआ अनिरुद्ध? अखिल जी ने पूछा। अंकिल, अभी संजू को किसी का धक्का लगा, वो गिरने ही वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहीं उसके पास खड़ा था, नहीं तो। कोई बात नहीं अनिरुद्ध, मैं ठीक हूँ, संजना ने अनिरुद्ध को शांत करते हुए कहा। नहीं संजू, तुम्हें कुछ हो जाता तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, संजू का ख्याल रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। चलो संजू। अनिरुद्ध का मुँह उतर गया था। वो संजना का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गया। सब अनिरुद्ध और संजना को जाते हुए देख रहे थे। वैशाली मन ही मन खुश हो रही थी। अनिरुद्ध सही तो बोल रहा था। संजना, बेटा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है, तो सब लोग जरा संभल कर पैर चलाना, दादी ने आखिरी लाइन वैशाली की तरफ देखते हुए कही और फिर वहाँ से चली गई। जी माँ, अनुराधा जी ने कहा और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। सौरभ अपने कमरे में बैठा मीरा के बारे में सोच रहा था। मीरा कई दिनों से अपने नाना नानी के घर अहमदाबाद गई थी। इस वजह से सौरभ मीरा से मिल नहीं पाया था और मीरा से ज़्यादा बात भी नहीं हो रही थी। आज संजना और अनिरुद्ध का प्यार देखकर उसे मीरा की याद आ रही थी। तभी बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। खिड़की से ठंडी हवा सौरभ के बदन को छू रही थी। सौरभ ने अपना कबाट खोला और अपने कॉलेज के दिनों वाला गिटार निकाला। गिटार को देखकर उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। सौरभ का एक बैंड हुआ करता था और उनका यह बैंड पूरे कॉलेज में फेमस था। सौरभ ने उस गिटार से धूल हटाई और खिड़की के पास जाकर बैठ गया और एक गहरी सांस ले उसने गाना शुरू किया। वाह, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना अच्छा गाते हो। संजना की आवाज़ सुनते ही सौरभ ने गाना बंद किया और उसकी तरफ देखा। हाँ, वो कॉलेज में गाया करते थे, फिर काम में ये सब छूट गया। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी कुछ आते ना छूटे तो ही अच्छा होता है ना। हाँ संजना, सही कहा। वैसे किसकी याद आ गई? तो सौरभ सर के मारे अपने सिर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे पता है, पर तुम टेंशन मत लो। तुम जिसे याद कर रहे हो वो बस 2 दिन में यहाँ आने वाली है। क्या सच? सौरभ ने एकदम एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, उसका कॉल आया था मुझ पर। उसने मुझे तो नहीं बताया। लड़कियां हर बात हर किसी को नहीं बताती, इसके लिए तुम्हें उसका भरोसा जीतना पड़ता है। फिर वो सामने से तुम्हें सब कुछ बताएगी। एक बात बताओ संजना, तुम लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हो? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा ही है। मतलब तुम लड़कियां से कैसे बात करें, कौन सी बात करें, कब उन्हें प्रपोज करें, सब कितना सोच समझ के करना पड़ता है। पूरा सिर दर्द वाला काम है। सौरभ ने सिर पकड़ते हुए कहा। अब देखो सौरभ, मान लो तुम क्रिकेट के मैदान में हो, वहाँ मैच चल रही है और उस बीच में तुम्हें जीतना है, तो उसे जीतने के लिए तुम क्या करोगे? पहले तो हम मैच के लिए प्रैक्टिस करेंगे। राइट। अब समझ लो कि तुम ओपनिंग में बल्लेबाजी के लिए उतरे हो, तो क्या तुम पहले बॉल में ही बाउंड्री मारने की
कोशिश करोगी? नहीं, पहले हम कुछ खेल कर सेट हो जाएंगे और फिर बाउंड्री लगाने की कोशिश करेंगे। दैट्स द पॉइंट। अब एक लड़की का पूरी ज़िंदगी साथ पाने के लिए तुम्हें पहले उससे जान पहचान बनानी पड़ती है, फिर तुम उसकी लाइफ में सेट होने की कोशिश करनी पड़ती है, फिर उससे अच्छी दोस्ती करनी पड़ती है और फिर उसे प्रपोज करते हैं, तब जाकर तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिलता। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया है। अब मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। दोस्ती तक तो मैं पहुंच गया हूँ, अब एक चौका लगाने की बारी है। बड़े समझदार हो पहले से ही। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। वैसे तुम ठीक तो हो? धक्का जोर से तो नहीं लगा? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो लगता है कि वो और कोई नहीं, वैशाली चाची ही थी। देखा ना कैसे मुँह फुलाकर घूम रही थी। पता नहीं, जो भी हो, जब तक आप सब मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। राइट, हम सब हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और सौरभ और संजना की ये प्यारी बातें सुनकर अनिरुद्ध बाहर ही खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और फिर वहीं से वापस कमरे में चला गया। इस तरफ दादी गुस्से में वैशाली के कमरे में गई। वैशाली गुनगुनाते हुए अपना मेकअप लगा रही थी। दादी ने आकर उसके हाथों से उसकी लिपस्टिक छीन ली। मेरी बहू को चोट देकर तुम यहाँ मेकअप लगा रही हो? माँ लाइए, मेरी लिपस्टिक वापस दे दीजिए। नहीं दूंगी। ये क्या, ये तेरा सारा मेकअप बाहर फेंक दूंगी। एक मिनट माँ, आपकी बहू मैं हूँ, वो संजना नहीं। और उसके माँ बनने की खबर से आप लोग तो फुलाए नहीं समा रहे। संजना मेरी बहू ही है और मैं सब जानती हूँ कि तुमने ही उसे धक्का दिया था। बूढ़ी हो गई हूँ पर मेरी नज़रें बाज तरह तेज है। पर मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ? तुम्हें, क्योंकि तुम्हें जलन होती है। तुम तो माँ नहीं बन सकती और मेरी संजू पेट से, इसलिए तुम उसे जानबूझकर चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही हो। हाँ, सही कहा आपने माँ, मुझे जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है उस संजना और अनिरुद्ध से। ये बिजनेस उनका, ये घर उनका, और अब उसका बच्चा आएगा तो ये सब तो उसी को ही मिलेगा। हमारा क्या होगा? तुम कब तक ये मेरा तुम्हारा करती रहोगी? ये सब हम सबका है और इन सब के लिए मेहरबानी करके तुम कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना क्या माँ? हाँ, क्या करोगी आप? अनिरुद्ध को बता देंगी कि मैंने संजना को धक्का मारा था। वैशाली का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। हाँ, सही कहा, मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी और ये भी बता दूंगी तुमने अनिरुद्ध की सगाई वाले दिन उस हरिश्चंद्र को फ़ोन लगाकर उसे अनिरुद्ध का सारा प्लान बता दिया था। दादी एक ही सांस में इतना बोली कि वो खांसने लगी। वैशाली सुनकर मुस्कुरा रही थी। ठीक है, बता दीजिए, फिर मैं भी अनिरुद्ध को वो बात बता दूंगी जिसे आप सब लोग इतने वक्त तक छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनते दादी की आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई और वो और भी ज़्यादा खांसने लगी। फिर भी वैशाली उनको पानी नहीं दे रही थी। क्या मैं अनिरुद्ध को बता दूं कि उसकी मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी और क्यों आप सबने अनिरुद्ध को पालने का फैसला लिया था? हाँ, बता दूं। वैशाली की एक एक बात सुनकर दादी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी और वो अचानक से ज़मीन पर गिर गई। तभी मनीष वहाँ कमरे में आया। दादी को नीचे गिरा हुआ देखकर मनीष भागता हुआ दादी के पास आ गया। माँ, क्या हुआ आपको? क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? मनीष ने घबराते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया, दादी अचानक से गिर गई। अब आओ मेरी मदद करो। मनीष ने वैशाली का सहारा लेकर दादी को बेड पर सुलाया और पानी पिलाया और तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। कुछ वक्त में डॉक्टर आ गया और वो कमरे में दादी का चेकअप कर रहे थे। बाहर सब कब से डॉक्टर की राह देख रहे थे और कि कब डॉक्टर बाहर आया और कब वो दादी की तबीयत के बारे में बताए। कुछ चेकअप के बाद डॉक्टर बाहर आए। चिंता की बात नहीं है, अब दादी ठीक है। उनका बीपी बढ़ गया था। आप प्लीज़ इनका ध्यान रखें। टेंशन वाली कोई बात इनसे मत कीजिए, उनकी तबीयत पर इसका असर होगा। ठीक है डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे, अखिल जी ने कहा और वो डॉक्टर को बाहर छोड़ने के लिए चले गए। दादी, अब आपकी तबीयत कैसी है? संजना ने दादी के पास बैठते हुए पूछा। अब ठीक हूँ। वैसे अचानक ऐसा क्या हो गया दादी कि आपकी बीपी बढ़ गई? दादी, अनिरुद्ध ने दादी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, शायद दवाई लेना भूल गई थी। दादी, आप ना बड़ी लापरवाह होती जा रही हैं। ये लीजिए दवाई। संजू ने मेडिसिन दादी को दी। अब आप आराम करिए दादी, हम चलते हैं, अनिरुद्ध ने कहा और वो दोनों वापस कमरे में आ गए। अब ये लो तुम्हारी मेडिसिन। अनिरुद्ध ने संजना को मेडिसिन खिलाया और दोनों बेड पर बैठ गए। कितना अजीब है ना, रोज़ कोई ना कोई परेशानी तो आती ही रहती है। हाँ अनिरुद्ध, लाइफ है, क्या कर सकते हैं। अभी तो हमारा आराम करो, चलो सो जाओ। नहीं, मन नहीं कर रहा मेरा। ऐसा मत बोलो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। रुको, क्या कर रही हो संजू? अब ठीक है।
संजू अनिरुद्ध की बाहों पर सिर रखकर सो गई। अब मुझे अच्छे से नींद आएगी, संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिरुद्ध भी मुस्कुरा संजना के सिर पे हल्के से किस की और फिर दूसरे हाथ से उसके माथे को सहलाने लगा। कुछ ही देर में संजना को नींद आ गई। अनिरुद्ध को सोच रहा था, ओ गॉड, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, अच्छा हुआ अभी याद आ गया, कल मैं उनको सरप्राइज़ दूंगा। फिर अनिरुद्ध को चैन की नींद आ गई। कल करण को डिस्चार्ज मिल गया था, वो आज अपने घर आराम से सोया हुआ था। सुबह खिड़कियों से आती धूप से करण की नींद खुली। वो बेड पर से खड़ा हुआ और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया और कुछ देर में तैयार होकर बाहर आया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। इस वक्त कौन आया होगा, किंजल ही होगी शायद। करण सोचते सोचते दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा खोला तो सामने करण के पापा राघव शर्मा और करण की मॉम प्रीता शर्मा अपने हाथ में बैग लिए खड़े थे। मॉम डैड आप। करण उनको देख कर सरप्राइज हो चुका था। उसने तुरंत अपने मॉम और डैड को गले लगा लिया। व्हाट इस सरप्राइज। करण बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। करण उनको घर के अंदर ले गया। पापा हैप्पी फादर्स डे, करण ने कहते अपने डैड के पैर छुए और राघव जी ने करण को अपने गले लगा लिया। मैं जानता हूँ पापा, आप यहाँ मेरे लिए आए हैं। कैसे नहीं आता बेटा, अपने बेटे का साथ उसके पापा नहीं देंगे तो और कौन देगा। हाँ थैंक यू पापा, आई लव यू बेटा। लव यू टू माई बॉय। बेटा तुम्हारी बात सुनने के बाद वहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, इसलिए तुम्हें बिना बताए ऐसे जल्दी में यहाँ आ गए। अब तुम कैसे हो। मैं ठीक हूँ पापा, पर आपने मम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना। नहीं, अब दोस्त ने किया वादा थोड़ी ना तोड़ सकता हूँ। करण यह सुनकर हंसने लगा। चलो मेरे यार कुछ नाश्ता करते हैं। राघव जी ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चलिए यार, करण ने भी कहा और दोनों नाश्ता करने चले गए। ओबराय मैंसन में सब नाश्ता करने के लिए हॉल में आए तो सब हैरान थे। पूरे हॉल में बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया और संजना को भी नहीं पता था कि यह सब क्या था। अनिरुद्ध वहाँ आया तो कैसा लगा आप सबको। अनिरुद्ध, यह सब क्या है बेटा। रागिनी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध ने यह सब क्यों करवाया था। आंटी वेट, सरप्राइज है। संजना तुम्हें कुछ पता है क्या। सौरभ ने संजना को कान में कहा। नहीं, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अंकल चाचू आप यहाँ आइए। अनिरुद्ध उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें एक तरफ ले गया। बस आप यहीं रुकिए। पर क्यों, अखिल जी से अब वेट नहीं हो रहा था। एक मिनट, अनिरुद्ध ने कहा और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने राजेश जी, रागिनी जी और मोहित खड़े हुए थे। मम्मा पापा भाई, संजना ने खुश होते हुए कहा। नमस्ते। राजेश जी और रागिनी जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आइए आइए। अखिल जी और मनीष चाचू ने भी उनका अच्छे से वेलकम किया। संजना तो भागते अपने मम्मी पापा से जाकर लिपट गई। मेरी बच्ची खुश रहे, तुमने हमें इतनी बड़ी खबर दी है। हम नाना नानी बनने वाले, ये सुनकर हम इतने खुश हैं कि हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। रागिनी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। संजना ने प्यार से रागिनी के माथे को चूमा। मेरा बच्चा कैसी है तू। राजेश जी ने संजना के माथे पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा। ठीक हूँ पापा। अरे भाई, आज किसका बर्थडे है क्या। किसी का बर्थडे है क्या। अब तो बताओ, ये सब डेकोरेशन किस लिए। मनीष चाचू जोर से बोले। अरुण ने मोहित की ओर देखा। मोहित समझ गया। उसने राजेश जी का हाथ थमा और उनको भी अखिल जी और मनीष चाचू के पास ले गया। संजना ने यह देखकर मोहित से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मोहित ने अपना फ़ोन लिया और संजना को मैसेज भेजा और इशारे में मैसेज देखने को कहा। बुद्धू, आज फादर्स डे है। मोहित का मैसेज पढ़कर संजना को याद आया कि उसने मोहित की ओर देखकर सॉरी कहा। मोहित स्माइल करने लगा। सौरभ संजना के पास आए। तुम लोग क्या इशारों में बात कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। ये देखो। संजना ने मोहित का मैसेज सौरभ को दिखाया। OMG, इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। 1 2 3 अनिरुद्ध ने काउंट किया और तभी एक पर्दा अखिल जी, मनीष चाचू और राजेश जी के पीछे गिरा और तभी एक साथ अनिरुद्ध, संजना, मोहित और सौरभ बोले हैप्पी फादर्स डे। और यह सुनते ही उन तीनों ने पीछे देखा तो पर्दे पर हैप्पी फादर्स डे लिखा हुआ था। तीनों यह देखकर बहुत खुश हुए। फिर सब ने मिलकर केक काटी और अनिरुद्ध ने तीनों को एक गिफ्ट दी। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी। राजेश जी को अनिरुद्ध ने गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं पापा, ज़रूरत है, ये मेरी और संजना की तरफ से। अनिरुद्ध ने संजना की तरफ देखते हुए कहा। थैंक यू अनिरुद्ध, संजना ने इशारों में कहा। अनिरुद्ध का यह प्यार देखकर अखिल जी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। क्या हुआ अंकल। अनिरुद्ध ने अखिल जी की आंखों में आंसू देखकर पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा प्यार देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पाया। अंकल, पापा और माँ के जाने के बाद आप सब ही तो हैं मेरा परिवार, और आप और चाचू मेरे पिता से भी बढ़कर हैं। अनिरुद्ध की बात सुनकर अखिल जी को अपना अतीत याद आ गया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अनिरुद्ध कि तुम जिसे पापा का दर्जा दे रहे हो, उसी की वजह से तुम्हारे मॉम डैड तुमसे अलग हो गए। मैं तुम सबका
गुनहगार हूँ, पर मैं तुमको खोना नहीं चाहता बेटा। अखिल जी ने अपने मन में यह सब बोल रहे थे, पर इन सब से अनजान अनिरुद्ध सिर्फ अपने प्रति अखिल जी का प्यार महसूस कर रहा था। इस तरफ किंजल बाहर बालकनी में खड़ी होकर करण का इंतजार कर रही थी, पर उसे करण कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अब उसे सब्र नहीं हुआ तो वो करण के घर चली गई। किंजल को टेंशन हो रही थी कि करण की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। वो जल्दी जल्दी में दरवाज़ा खोलकर करण के घर में जाने लगी। उसका दुपट्टा फर्श को छू रहा था। जल्दबाजी में किंजल का दुपट्टा उसके पैर में आ गया और वो गिरने ही वाली थी कि करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण ने किंजल का हाथ खींचा और इस वजह से किंजल करण के बहुत करीब आ गई। किंजल करण की आंखों में खो गई थी। करण की सांसें किंजल को महसूस हो रही थी। करण भी किंजल की बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में खो गया था। दोनों की धड़कनें तेज हो रही थी, पर करण पीछे हट गया। दोनों के लिए ऑकवर्ड मोमेंट हो चुकी थी। आई एम सॉरी, किंजल ने नजरें झुकाए कहा। ऐसे क्यों चल कर आ रही थी? इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें? करण ने गुस्से में कहा। ओ, एक मैं हूँ जो तुम्हारी चिंता में मरी जा रही थी और तुम हो कि मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। और रियली भूल गई, कॉलेज में भी तुम ऐसे ही गिरने में एक्सपर्ट हुआ करती थी। हाँ, तो मैं जानबूझकर थोड़ी ना कुछ करती थी। बड़े आए, मैं तो तुम्हें यहाँ देखने आई थी, पर तुम यहाँ अपनी अकड़ मुझे दिखा रहे हो। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। करण के कहने पर किंजल मुँह फुलाए चली गई। करण उसे जाता हुआ देखता रहा। करण, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? वो बेचारी तुझे देखने आई थी और तुमने उस पर गुस्सा कर दिया। यार कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में मना लूँगा, करण ने कहा और वो अंदर चला गया। कौन था बेटा? प्रीता ने करण के पास आते हुए पूछा। कोई नहीं माँ। भैया कितने पैसे हुए? मीरा ने ऑटो वाले भैया से कहा। 50 रुपये मैडम। मीरा ने 50 रुपये ऑटो वाले को दिए और ओबराय मैंसन में अपने कदम रखे। मीरा बैग में कुछ ढूंढते हुए आगे चली जा रही थी। सामने से आ रहे सौरभ की और उसका ध्यान नहीं था। सौरभ ने उसे जैसे ही मीरा को सामने से आते हुए देखा, वो मुस्कुराते वहीं खड़ा रह गया। पर मीरा रुकी नहीं। वो सौरभ के कुछ आगे चली गई। अचानक से मीरा रुक गई। उसका हाथ पीछे से सौरभ ने पकड़ा हुआ था। मीरा पीछे की ओर मुड़ी। मीरा, सौरभ। सौरभ, हाँ क्यों, मैं दिखाई नहीं दिया? मीरा, नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरा ध्यान नहीं था तो। सौरभ, ठीक है, वैसे कब वापस आई तुम? मीरा, कल ही आई हूँ। सौरभ, ओके, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मीरा यह सुनते ही खामोश हो गया और सौरभ से नजरें चुराने लगी। सौरभ, क्या बात है मीरा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? मीरा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सौरभ, तो फिर ऐसे अचानक अपने नानी के घर चली गई और मुझे बताया भी नहीं? मीरा, वो एकदम से प्लान बन गया था इसलिए। सौरभ, ठीक है, पर मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दिया होता तो मुझे अच्छा लगता। मीरा यह सुनकर कुछ बोली नहीं। सौरभ मीरा के चेहरे को देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि शायद मीरा उससे कुछ कहेगी, पर मीरा ने कुछ नहीं कहा। सौरभ मीरा की ओर करीब आया। मीरा के बाल हवा में उड़ रहे थे। सौरभ ने धीरे से उसके बालों को कानों के पीछे किया। मैंने तुम्हारे इस खूबसूरत बालों को बहुत मिस किया, सौरभ बोला और फिर वहाँ से जाने लगा। मीरा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। सौरभ रुका और हाँ तुम्हें भी, इतना बोलकर सौरभ बाहर चला गया। मीरा उसे जाता हुआ देखती रही। संजना पीछे से याद अब देख रही थी। मीरा सौरभ के जाने के बाद पीछे मुड़ी तो वहाँ पर संजना खड़ी थी। संजू, कॉन्ग्रेचुलेशन। मीरा संजू को जाकर लिपट गई। बस कर अभी, संजना ने उससे दूर होते हुए कहा। या क्या यार, इतनी बड़ी खुशखबरी है तो उसमें भी कंजूसाई कर रही है। ठीक है, अब अंदर चल। संजना मीरा को अंदर ले गई। संजना और मीरा ने बैठकर ढेर सारी बातें की। चल अब ये सब छोड़, मुझे तुझसे कुछ सीरियस बात करनी है। हाँ बोलना संजू। मैंने अभी तुम दोनों की बात सुनी, तुमने सौरभ की बात का जवाब क्यों नहीं दिया? संजू की बात से मुस्कुराता हुआ मीरा का चेहरा उदासी में बदल गया। अब कुछ बोलेगी भी? यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिजी थी इसलिए। झूठ मत बोल मीरा, इतना तो मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कब और कहाँ बिजी होती है। मीरा अब संजना से नज़रें चुराने लगी। प्लीज़ मीरा, मैं तेरी दोस्त हूँ ना, तो मुझे बता क्या हुआ है। देख संजू, मैं और सौरभ सिर्फ दोस्त थे और मैं इससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। सौरभ ने मेरी दोस्ती होने के बाद हमारी बातें और भी बढ़ गई थी। मेरे कॉल, कभी कभी साथ में बाहर जाना, सब बढ़ चुका था। ऊपर से सौरभ की फ्लर्टिंग। मेरा तुझे यह सब पसंद नहीं था तो उसे कह देती, ऐसे इग्नोर करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं संजू, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी बातें पसंद नहीं थी, बल्कि मुझे अच्छा लगता था। उसकी नॉनसेंस बातों से, उसकी जोक से मैं खुलकर हंसने लगी थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे सौरभ से प्यार हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा का क्या मतलब है? प्यार तो कितनी खूबसूरत फीलिंग है। हाँ संजू, पर प्यार के आगे क्या होता है? तुम दोनों की शादी और क्या।
यही तो मैं नहीं चाहती। सौरभ अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वो मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता। उसके लिए कितनी मेच्योरिटी चाहिए होती है, और सौरभ बिल्कुल इमेच्योर है, इनमेच्योर है। कभी कभी एकदम बच्चों वाली हरकतें करता है। यही तो उसकी क्वालिटी है मीरा। वो सबको खुश रखने की कोशिश करता है। तुम अमृत को ही देख लो, वो भी सबको खुश रखता है। वो फिर भी वो कितना मेच्योर है, समझदार है, स्मार्ट है, तुमसे कितना प्यार भी करता है। तुम सौरभ को अनिरुद्ध से क्यों कंपेयर कर रही हो? वो दोनों अलग हैं, उन दोनों में अपने प्लस और माइनस पॉइंट है। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो संजू। रहने दो संजना, ये सही ही तो कह रही है, मैं हूँ ही ना समझ, कहाँ मैं और कहाँ अनिरुद्ध, सौरभ ने कमरे में आते हुए कहा। मीरा और संजना दोनों सौरभ को वहाँ देखकर शॉक थे। मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हें तुम्हारी ईयरिंग वापस देने आया था, जो तुम बाहर ढूंढ रही थी। मुझे गेट के पास मिली तो सोचा मैं तुम्हें लौटा देता हूँ। सौरभ ने वो ईयरिंग मीरा के हाथ में दी और वहाँ से चला गया। उसका चेहरा बता रहा था कि उसका दिल किस तरह से टूटा था। सौरभ रुको, संजना उसे रोकने की कोशिश की, पर सौरभ नहीं रुका। सौरभ घर के बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपनी कार में बैठकर चला गया। मीरा भी रोती अपने घर वापस चली गई। मीरा अपने अंदर सौरभ के प्रति पल रहे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, या शायद वो अपने फ्यूचर के लिए डर रही थी, इसलिए उसने यह सब किया था। इस तरफ अंजलि कुछ काम से की वजह से ओबराय कंपनी में अपने पापा जतिन खन्ना के साथ आई थी। अंजलि अंदर आकर काम कर रहे सब लोगों को देख रही थी। तभी उसे वहाँ मोहित किसी से बात करता दिखाई दिया। अंजलि एकटक उसे देखती रही। मोहित अपना काम पूरा करके नीचे बेसमेंट में कुछ फाइल्स लेने चला गया। अंजलि भी उसका पीछा करते करते बेसमेंट की ओर जाने लगी, पर उसे नहीं पता था कि अनिरुद्ध ने उसे मोहित के पीछे पीछे देख लिया था। राजू, यहाँ आओ। अनिरुद्ध ने प्यून को अपने पास बुलाया। जी साहब, कहिए, वो नीचे बेसमेंट में कौन कौन है? वहाँ तो मोहित सर और जय सर है। एक काम करो, जय को बोलो कि उसे मैं बुला रहा हूँ, और जैसे ही जय वहाँ से जाए तुम दरवाज़ा बाहर से बंद कर देना। पर सर, राजू, मैं जो कहता हूँ वो करो और कोई सवाल नहीं। ठीक है सर। राजू ने अनिरुद्ध के कहे मुताबिक जय को कहा कि उसे अनिरुद्ध सर बुला रहे हैं। जैसे जय बाहर गया, राजू ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंजलि पहले से ही बेसमेंट के अंदर दीवार के पीछे छिपी हुई थी। तभी अंजलि चुपके से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। ये दरवाज़ा बंद कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? अंजलि मन ही मन परेशान हुई जा रही थी। अंजलि के दरवाज़ा खोलने की कोशिश में आवाज़ आया और मोहित का ध्यान उस तरफ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहित वहीं से बोला। ये सुनकर अंजलि घबरा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। बहुत हिम्मत से उसने मोहित की तरफ देखा। कुछ नहीं, बस गलती से यहाँ आ गई थी, पर यह दरवाज़ा शायद किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। अंजलि डर और हंसी के साथ बोली, क्योंकि इस स्थिति में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाल पर हंसे या फिर रोए। मोहित दरवाजे के पास आया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा खुला नहीं। व्हाट दिस हेल? अब ये किसने कर दिया? मोहित गुस्से में बोला। पता नहीं। मोहित जाकर कुर्सी पर बैठ गया। सिट, मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। मोहित ने फ़ोन चेक करते हुए कहा, अब बैठ जाओ। इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मोहित की बात सुनकर अंजलि भी मोहित के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। तुम्हें याद है, हम एक बार ऐसे ही कॉलेज में कमरे में बंद हो गए थे? मोहित ने कुछ याद करते हुए अंजलि को कहा। हाँ, कॉलेज का टाइम ख़त्म होने के बाद भी हम वहाँ मेरी गुम हुई रिंग ढूंढने गए थे, और कॉलेज के प्यून ने गलती से हमें बंद कर दिया था। अंजलि मुस्कुराती हुई बोली। पूरे 4 घंटे उस क्लासरूम में रहे थे। वो 4 घंटे मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट थे। मेरी भी, अंजलि मुस्कुराती हुई बोली। मोहित ने अंजलि से ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो उसे आश्चर्य से देखने लगा। उस वक्त तुमने मेरे लिए एक गीत गाया था, याद है तुम्हें? हम नए नए ही रिलेशनशिप में आए थे। कैसे भूल सकता हूँ, मुझे हर एक बात याद है। मोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंजलि को लगा था कि मोहित आज भी वो गीत उसके लिए गाएगा, पर मोहित ने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मोहित को वो गाना याद आ गया। वो उसे अपने मन में ही गुनगुनाने लगा। एक बात पूछूं मोहित? हाँ बोलो। क्या तुम भी मन में वही गीत गुनगुना रहे हो? नहीं नहीं तो और एक बात थी। हाँ बोलो, तुमने अब एक मूव ऑन क्यों नहीं किया? अब तक मूव ऑन क्यों नहीं किया? यह सुनकर मोहित के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। बिना मेरे सवालों का जवाब जाने में मूव ऑन कैसे कर सकता हूँ? और वो जवाब तुम्हें कभी नहीं मिले तो मैं पूरी ज़िंदगी उस जवाब का इंतज़ार करता रहूँगा।
पर बिना सच्चाई जाने आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना रीजन के तुम कुछ नहीं करती। इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर, नहीं मेरे प्यार पर। मोहित को जवाब जानने के बाद अंजलि कुछ नहीं बोली पाई। सुनो मोहित, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर अंजलि रोते हुए मोहित को सच्चाई बताने ही जा रही थी। किसी ने जोर से दरवाज़ा खोल दिया। अंजलि अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। दरवाजे से अंदर आते उस शख्स ने कौन देखकर अंजलि और मोहित दोनों हैरान थे। वो शख्स और कोई नहीं पर अथर मैथ्यूज था। वो भागता अंजलि के पास आया और उसे कस कर गले लगा लिया। अंजलि के लिए चिंता उसके चेहरे पर बखूबी दिखाई दे रही थी। मोहित ने यह देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उससे अंजलि का किसी और के साथ होना देखा नहीं गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ अथर, मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड। अंकल का कॉल आया था कि अंजलि कहीं मिल नहीं रही है, तो मैं भागता हुआ यहाँ आ गया। हाँ, वो गलती से किसी ने हमें यहाँ बंद कर दिया था। अंजलि के मुंह से हमें शब्द सुनकर उसकी नज़र मोहित पर गई। आप? अथर ने मोहित को पहचाना नहीं। मोहित सिंघानिया। ओह थैंक यू सो मच मेरी फियांसे का ध्यान रखने के लिए। मैं तो टेंशन में ही आ गया था। फियांसे शब्द मोहित और अंजलि दोनों के दिल को चीरते हुए निकला था। यही तो राज था जो अंजलि मोहित से छिपा रही थी। उसने सोचा नहीं था कि यह बात ऐसे मोहित के सामने आएगी। मोहित झूठे स्माइल देख कर वहाँ से निकल गया और भागता हुआ बाथरूम के अंदर चला गया। उसने टॉयलेट का दरवाज़ा जोर से बंद किया और नीचे ज़मीन पर बैठ गया। पर उसकी आंखों में जैसे इस दर्द की आदत सी हो गई थी कि एक भी आंसू उसकी आंखों से नहीं बहा। आज एक साथ 4 दिल पर चोट लगी थी, पर एक दूसरे के जज्बातों से अनजान चारों बेसुमार प्यार होने के बाद भी इस कठिन समय का सामना कर रहे थे। खैर, ऐसी छोटी छोटी कठिनाइयों तो हर प्रेम कहानी में आती, पर उसे थोड़ा नज़रअंदाज करते देखते तो हम सिर्फ बेइंतहा प्यार दिखाई देता है। यह फाइनली ये हो गया, मैंने कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैंने कर दिया। किंजल खुशी से उछलने लगी। ओहो, इतना उछल क्यों रही हो? रीमा जी ने किंजल के पास आते हुए कहा। मम्मी मम्मी आई एम सो हैप्पी। किंजल रीमा को खुशी से घुमाने लगी। क्या हुआ ये तो बताओ। माँ, आपकी बेटी ने कितना बड़ा काम कर दिखाया, ये आप सोच भी नहीं सकती। वही काम ना जो तुम दिन रात अपने लैपटॉप में करती रहती थी। हाँ हाँ वही माँ। तो फिर वो काम क्या था, वो तो बता पहले। मम्मा, ये कोई मामूली काम नहीं था, बड़ी ही मुश्किल काम था। मैं कितने सालों से इस पर काम कर रही थी और इतने साल में मेहनत के बाद फाइनली ये ऐप तैयार हो गई है। ऐप पर कौन सी ऐप? इस ऐप का नाम है मेड हेल्प। हाँ है, ये कैसा ऐप है भला? मम्मा, मेड मतलब मेडिकल। अब आप मेडिकल के कोई भी काम इस ऐप की मदद से कर सकती हैं। पर वो कैसे? देखिए मॉम, जब हमें कुछ बनाने का मन नहीं होता तो हम कैसे फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो वो फूड कुछ ही घंटों में हमारे घर पर डिलीवरी भी हो जाता है। ऐसी ही इस ऐप की हेल्प से हम मेडिकल रिलेटेड कोई भी काम घर पर बैठकर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मेडिसिन मंगवानी है, आपका बीपी या फिर ग्लूकोज चेक करवाना है, किसी को अर्जेंट खून की ज़रूरत है, या फिर किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसे तुरंत डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हम इस ऐप की मदद से डॉक्टर को भी बुला सकते हैं। किंजल एक ही सांस पे इतना कुछ बोल गई। ओ बाप रे, इस एक ऐप की हेल्प से इतना कुछ हो सकता है? हाँ माँ, ये तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं। इस ऐप की मदद से ऐसा कोई भी मेडिकल का काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। शाबाश बेटा, ये तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है मेरी बेटी। आई एम प्राउड ऑफ यू। रीमा जी ने किंजल को गले लगा लिया। थैंक यू मॉम, किंजल ने प्यार से कहा। मॉम, मैं अभी आती हूँ किंजल कहकर किंजल कहीं जाने लगी। ओहो, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आती हूँ बस कुछ ही देर में, बोलकर किंजल चली गई। 10 बज चुके थे और करण अपने कमरे में आराम कर रहा था। प्रीता और राघव बाहर हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रीता ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने किंजल खड़ी थी। किंजल अपने सामने प्रीता को देखकर हैरान थी। ये तो करण की मॉम है, ये कब आ गई? किंजल ने मन में सोचते हुए कहा। हाँ बेटा, किसका काम है? प्रीता ने किंजल को नहीं पहचाना था। हेलो आंटी, मैं किंजल, करण की दोस्त, यहीं पास में रहती हूँ। किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो बेटा, आओ ना। किंजल अंदर आई। राघव को देखकर किंजल ने उनको भी नमस्ते किया। किंजल दोनों के सामने बैठी। अंकल आंटी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा पूछो ना। मैं कल यहाँ आई थी, तब तो मैंने आपको नहीं देखा था। ओहो, तुम
आई थी। मैंने करण से पूछा तो उसने कहा कि कोई नहीं था। हाँ, झूठा कहीं का, किंजल ने मन में ही मुंह बिगाड़ते हुए कहा। वो तब मैं शायद बाथरूम में थी और राघव टेरेस पर गए थे। ठीक है आंटी, करण कहाँ है? किंजल ने एक नज़र करण के रूम पर डालते हुए कहा। वो आराम कर रहा है, अभी बुला के लाती हूँ, कहकर प्रीता करण को बुलाने चली गई। तो बेटा आपने क्या पढ़ाई की है? राघव जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। फार्मेसी कनाडा में है। में ही? वो मैं और कनाडा करण एक ही कॉलेज और क्लास में थे। अच्छा, करण ने कभी बताया नहीं तुम्हारे बारे में? दोस्त होती तो बताता ना, किंजल धीरे से फुसफुसाई। क्या? कुछ नहीं। अब वो तो आपके बेटे को ही पता होगा ना कि उसने मेरे बारे में क्यों आपको नहीं बताया, किंजल ने हंसते हुए कहा। तभी करण वहां पर आ गया। करण किंजल के पास आकर खड़ा हो गया। क्यों? तुम तो मुझसे नाराज़ थी ना, फिर क्यों यहाँ आई? करण ने धीरे से किंजल के कान में कहा। मुझे कोई शौक नहीं है, वो तो बस मैं यहाँ तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाने आई हूँ। किंजल ने भी धीरे से कहा। बेटा यहाँ पर बैठो ना। प्रीता के कहने पर किंजल उनके पास जाकर बैठ गई। करण भी किंजल के बिल्कुल सामने बैठा था। अंकल आंटी, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आप सबको कहने आई हूँ। किंजल ने खास करण की तरफ देख कर कहा। गुड न्यूज़? कहीं वो तुम्हारी उस ऐप के बारे में तो नहीं है? करण ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ सही कहा, फाइनली मैंने उस ऐप को बना दिया है। आई डिड इट। किंजल ने खड़े होकर बड़ी खुशी के साथ कहा। ओह MG, वाओ, तुमने कर दिखाया, कॉन्ग्रेचुलेसन। करण भी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने खड़े होकर किंजल को गले लगा लिया। थैंक यू। तभी दोनों को याद आया कि सामने प्रीता और राघव भी खड़े हैं, तो दोनों एकदम से दूर होकर नीचे नजरें झुकाए खड़े हो गए। प्रीता और राघव ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराने लगे। अरे भाई, हमें भी तो बताओ, ये किस ऐप के बारे में बात हो रही है? राघव और प्रीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत सालों से एक ऐप बनाने की कोशिश कर रही थी, मेड हेल्प, और आज फाइनली मैं उसे बनाने में कामयाब हो गई। इस ऐप की मदद से आप कोई भी मेडिकल का काम घर पर बैठ कर सकते हैं। ओ गॉड, किंजल ने चिंता के साथ अचानक से कहा। क्या हुआ? करण ने किंजल को इस तरह देखकर पूछा। मैं तो भूल ही गई, मुझे इस ऐप की परमिशन के लिए बेंगलुरु जाना होगा। हाँ, तो मैं वहाँ पर अकेले सब कैसे मैनेज करूँगी? क्यों, तुम्हारे भाई या पापा कोई साथ नहीं है? प्रीता का सवाल सुनकर किंजल और भी ज़्यादा परेशान हुए। नहीं, पापा साथ नहीं है और मेरा भाई एक बड़े प्रोजेक्ट में है तो वो नहीं आ सकता, और मेरी बहन प्रेग्नेंट है। माँ को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। किंजल ने उदास होकर कहा। कोई बात नहीं करण, तुम साथ चले जाना। किंजल के साथ राघव ने अपनी गुगली फेंक दी थी। यह सुनकर करण आश्चर्य के साथ राघव की ओर देखने लगा। पापा मैं कैसे? करण ने हड़बड़ाते हुए कहा। किंजल ने वही उदास चेहरे के साथ करण की तरफ देखा। करण ने किंजल की उदासी देखी नहीं गई। ठीक है, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं करण, तुम बिना मन के मेरे साथ मत आओ, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। नहीं बेटा, वो आएगा तुम्हारे साथ, तुम बेफिक्र होकर बेंगलोर जाने की तैयारी करो, प्रीता ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर करण आंखें फाड़े प्रीता की तरफ देखने लगा। ठीक है, कब जाना है? करण को अच्छा तो नहीं लगा था, पर उसने प्रीता और राघव के कहने पर मन ना होते हुए भी किंजल से पूछा। परसों जाना है? ठीक है बोलकर करण अपने कमरे में चला गया। किंजल उसे जाते हुए देखते रही। वो भी समझ गई थी कि करण नहीं चाहता था उसके साथ जाना आना। तुम ज़्यादा सोचो मत करण के बारे में, तुम तो उसकी दोस्त हो, उसे जानती हो कि वो कैसा है। राघव ने किंजल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ बोलकर किंजल भी अपने घर वापस चली गई। इस तरफ संजना बाहर हॉल में टहल रही थी और कब से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अनिरुद्ध नीचे आया तो उसने संजना को परेशान देखा तो उसके पास चला आया। संजू, सौरभ आ जाएगा, तुम प्लीज़ आराम करो। नहीं अनिरुद्ध, वो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहता, वो जिस तरह यहाँ से गया था मुझे नहीं लगता वो आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ, पर तब तक तुम अपने कमरे में आराम करो। ठीक है। अनिरुद्ध के कहने पर संजना कमरे में चली गई और अनिरुद्ध सौरभ को ढूंढने बाहर चला गया। शायद वो जानता था कि उसे सौरभ कहाँ मिलने वाला है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।